गाइस, आज से मैं इस चैनल पर शॉर्ट डोमेन सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स और एक लड़के लू यांग की कहानी दिखाई गई है, जो फेंग फैमिली का एक राजकुमार था। पर उसकी मां के मरने के बाद उसे अपने ही परिवार में एक नौकर बना दिया गया, लेकिन वहाँ ट्रेनिंग करेगा और उन लोगों से बदला लेगा जिन्होंने उसकी मॉम के साथ बुरा बर्ताव किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। इस सीरीज के डेली एपिसोड आएंगे, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक नरेशन वॉइस बताती है कि स्वॉर्ड डोमेन की धरती में स्वॉर्ड एनर्जी पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिस वजह से इस जगह को स्वॉर्ड्समैन की जन्नत भी कहा जाता है। इस कॉन्टिनेंट में 7 स्वॉर्ड रियल्म है, जिनके नाम स्वॉर्ड माइंड, स्वॉर्ड बॉडी, स्वॉर्ड सोल, स्वॉर्ड पैलेस, स्वॉर्ड विल, स्वॉर्ड आर्ट और स्वॉर्ड डोमेन है। मार्शल आर्टिस्ट जो स्वॉर्ड आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं वो स्वॉर्ड रियल्म के सभी 7 रियल्म को पार करके इमोर्टल बन सकते हैं। इस स्वॉर्ड डोमेन की दुनिया में 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड मौजूद है, जिनके नाम रेनबो, ताओ शेन, आइस फ्रोस्ट, स्टार फायर, माउंटेन सरप्रेसर, विंड चेसर, साइलेंट थंडर, क्रिस्टल लाइट, डार्क किरीन और ब्लड गोल है। ये सभी सोर्स एलिमेंटल की अल्टीमेट एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, जिस वजह से सभी 10 स्वॉर्ड के एलिमेंट्स अलग अलग है। रेनबो का एलिमेंट मेटल है, ताओ शेन का वुड, आइस फ्रोस्ट का वाटर, स्टार फायर का फायर, माउंटेन सरप्रेसर का अर्थ, विंड चेसर का विंड, साइलेंट थंडर का इलेक्ट्रिसिटी, क्रिस्टल लाइट का लाइट, डार्क किरीन का डार्कनेस और ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड का एलिमेंट ब्लड है। वक्त गुजरता गया और अब इस कॉन्टिनेंट में ग्रेट पावर के सिर्फ 5 कबीले ही बचे हैं, जिनके पास से लेजेंडरी स्वॉर्ड्स हैं। सेंट्रल डोमेन के स्वॉर्ड सेट के पास 3 लेजेंडरी स्वॉर्ड है। ईस्ट डोमेन की हुआ फैमिली के पास माउंटेन सरप्रेसर स्वॉर्ड, साउथ डोमेन की चू फैमिली के पास स्टार फायर, नॉर्थ डोमेन की लोअर फैमिली के पास आइस फ्रोस्ट स्वॉर्ड और लू फैमिली के पास लेजेंडरी रेनबो स्वॉर्ड है, जिस वजह से वो वेस्ट डोमेन पर राज करते हैं। आज वेस्टर्न डोमेन की लू फैमिली के पेट्रियार्क ने सारे स्वॉर्ड रियल्म को पार कर लिया है। उनका नाम लू शेन टोंग है। पूरे स्वॉर्ड डोमेन में ऐसे बहुत कम स्वॉर्ड मास्टर्स हैं जिसने सारे स्वॉर्ड रियल्म को पार किया हो। हम लू शेन को देखते हैं, वो अपनी वाइफ फेंग किंग शी को याद करते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो? 18 साल कैसे निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला। अब तो हमारा बेटा काफी बड़ा और जवान हो गया होगा। लू फैमिली का मेंबर लू सिमिंग वहाँ आता है। लू शेन उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। मैं चाहता हूँ कि तुम नॉर्थ डोमेन की हेशान सिटी में फेंग फैमिली के पास जाओ। वहाँ जाकर फेंग किंग शी नाम की औरत को ढूंढो। जब वो तुम्हें मिल जाए तो उसे और उसके बच्चे को हमारी ज्वांतियान सिटी में लेकर आओ। ये सुनकर सिमिंग किसी सोच में पड़ जाता है। लू शेन उसे कहता है कि तुम्हें जहाँ सोचने की जरूरत नहीं है। फेंग किंग शी मेरी वाइफ है और उसका बेटा मेरा खून है, इसीलिए उन दोनों को सुरक्षित यहाँ वापस लेकर आओ, भले ही इसमें तुम्हारी जान क्यों न चली जाए। लू शेन सिमिंग को एक जेट पेंडेंट देता है। वो कहता है कि जब तुम उसे ये पेंडेंट दिखाओगे तभी वो तुम्हारे ऊपर भरोसा करेगी। फिर हम हेशान सिटी में लू यांग को देखते हैं, जो फेंग किंग शी और लू शेन का बेटा होता है। वो वहाँ झाड़ू लगा रहा था। वहाँ एक मास्टर कुछ स्टूडेंट्स को स्वॉर्ड्स के बारे में बता रहा था। उन्हें देखकर लू यांग को अपने बचपन की याद आती है। वो खेलने के लिए कुछ लोगों के पास जाता है, पर वो उसकी तरफ देखते भी नहीं, जिससे लू यांग उदास हो जाता है और रोने लगता है। वो अपनी मॉम किंग शी के पास जाता है। वो पूछता है कि मेरा सरनेम फेंग की जगह लू क्यों है। ये कहते ही लू यांग बेहोश हो जाता है। किंग शी उसे रूम में लेकर जाती है। डॉक्टर ने उसका इलाज किया, पर फिर भी उसे होश नहीं आता। किंग शी से दुखी हुई रोने लगती है। किंग शी के डैड फेंग सी युआन कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, लू यांग को ठीक करने के लिए मैं डेविल मिस्ट फॉरेस्ट में जाकर इसके लिए मेडिसिन ढूंढ कर लाऊंगा। किंग शी कहती है कि आप फेंग फैमिली के लीडर है, अगर आप इस तरह चले गए तो हमारी फैमिली का क्या होगा। सी युआन कहते हैं कि मुझे अपने पोते से ज्यादा लीडर की पोजीशन प्यारी नहीं है। मैं अपने पोते को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। किंग शी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसकी बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। सी युआन समर सीजन में मेडिसिन ढूंढने के लिए गए थे। उनके जाने के बाद ऑटम और विंटर सीजन निकल जाता है, मगर वापस लौटकर नहीं आते। लू यांग अभी भी बेहोश था। विंटर में एक दिन किंग शी को चक्कर आने लगते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। कुछ दिनों के बाद लू यांग को होश आता है। उसके पास फेंग किंग लियो आते हैं, जो उसे होश में देखकर बहुत खुश होते हैं। वो उसके अंकल थे। लू यांग उनसे अपनी मॉम के बारे में पूछता है। वो उसे हक करके किंग शी की डेथ के
बारे में बताते हैं। लू यांग दौड़कर अपनी मोम के मेमोरियल के पास जाता है। वो उस मेमोरियल को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। सी युआन अभी तक वापस नहीं आए थे। इसका फायदा उठाकर फेंग किंग होंग ने फेंग फैमिली के पेट्रिया की पोजीशन को हड़प लिया था। किंग होंग किंग शी के मेमोरियल को वहां से नीचे फेंक देता है और वो लू यांग को मारने लगता है, लेकिन किंग लियू उसके सामने आकर उसे बचा लेते हैं और किंग होंग से कहते हैं कि तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, बस इसे जिंदा छोड़ दो। किंग होंग लू यांग को नौकर बना देता है और अपने बेटे के घोड़े को संभालने का काम दे देता है। फिर हम परजेन में फेंग फैमिली के हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ एक मास्टर अपने स्टूडेंट से कहता है कि यह पूरा यूनिवर्स सोर्ड एनर्जी से घिरा हुआ है। जो लोग सोर्ड की सोल को समझ जाते हैं वही सोर्ड की असली ताकत का पता लगा सकते हैं। हमें तब तक अपनी बॉडी में सोर्ड की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है जब तक हमारी पूरी बॉडी सोर्ड की तरह डिस्ट्रक्टिव पावर से नहीं बढ़ जाती, तब तक हम सोर्ड बॉडी रियल में तक पहुंचने के लायक नहीं बन सकते। अगर तुम 18 साल की उम्र से पहले सोर्ड बॉडी रियल में पहुंच जाते हो तो तुम्हें इस ग्राउंड में आकर प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद तुम्हें फैमिली की मार्शल आर्ट्स टेक्निक दी जाएगी। उसके बाद से तुम्हें मार्शल आर्ट्स के अलावा किसी दूसरी चीज की ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मार्शल आर्ट्स की हार्ड ट्रेनिंग करके अगले सोर्ड रियल में पहुंच सकते हो। इससे सारे स्टूडेंट्स खुश होते हैं। एक स्टूडेंट नेक्स्ट रियल में के बारे में पूछता है। मास्टर बताता है कि थर्ड सोर्ड रियल में का नाम सोर्ड सोल रियल में है। अगर तुम उस रियल में पहुंच जाते हो तो तुम सोर्ड की सोल को जगाने के लायक बन जाते हो। उसकी मदद से तुम दुश्मन के सोर्ड सोल अटैक से बच सकते हो। इससे सारे स्टूडेंट्स खुश होते हैं। मास्टर कहता है कि मैं अभी तक इस रियल में नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन हमारी फेंग फैमिली के सभी एल्डर्स ने सोर्ड सोल रियल में महारत हासिल कर ली है। अब तुम हमारी फेंग फैमिली का फ्यूचर हो और मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन तुम सब भी सोर्ड सोल रियल में जरूर पहुंचोगे। ये सब बातें लू यांग भी सुन रहा था। उसे कुछ वक्त पहले की बात याद आती है जब वो अपनी शॉट प्रैक्टिस कर रहा था। किंग लियू कहता है कि जो व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ता है उस पर बहुत अटैक होते हैं, इसीलिए फेंग फैमिली में किसी को पता मत चलने देना कि तुम शॉर्ट बॉडी रियल में पहुंच गए हो, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। दरअसल फेंग फैमिली में किंग कियू और उनकी बेटी फेंग ली जियान को छोड़कर किसी को पता नहीं था कि लू यांग शॉट प्रैक्टिस करता है, क्योंकि किंग होंग ने उसे नौकर बना रखा था और वो नहीं चाहता था कि लू यांग एक शॉट मास्टर बने, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर आगे जाकर लू यांग एक अच्छा शॉट मास्टर बन गया तो अपनी मोम की बेइज्जती का बदला लेगा और किंग होंग को मार देगा। ये सब बातें याद करके लू यांग कहता है कि जिस तेजी से मेरी शॉट प्रैक्टिस चल रही है मुझे सोल शॉट रियल में पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसके बाद मेरे इतने सालों की मेहनत सफल हो जाएगी। फिर हम किंग होंग के दूसरे बेटे को देखते हैं। उसका नाम फेंग ली चू था। कुछ स्टूडेंट्स उसकी तारीफ कर रहे थे क्योंकि वो शॉर्ट बॉडी रियल में पहुंच गया था। वो कहते हैं कि सेकंड यंग मास्टर अभी सिर्फ 17 साल के हैं और उन्होंने अभी ही शॉर्ट बॉडी रियल में महारत हासिल कर ली है। अपनी तारीफ सुनकर लीचू बहुत खुश होता है। ये सब बातें सुनकर लू यांग सोचता है कि रोज सुबह एक टीचर लीचू को ट्रेनिंग देता है और दोपहर को किंग होंग उसे शॉट के बारे में सिखाता है। इसके अलावा उसे रात में हाई क्वालिटी का टॉनिक पीने के लिए दिया जाता है। वो 17 की उम्र में सिर्फ शॉर्ट बॉडी रियल में महारत हासिल कर पाया, फिर भी ये बेवकूफ उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। अगर मुझे ये सब चीजें मिल जाती है तो मैं बहुत आगे निकल गया होता। लू यांग ये सब बातें सोच रहा था, तभी लीचू पीछे से आकर लू यांग को वीव से मारने लगता है, मगर लू यांग साइड में होकर बच जाता है। लीचू कहता है कि आजकल तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ गई है। मैंने शॉर्ट बॉडी रियल में महारत हासिल कर ली है और सब लोग मुझे बधाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरी कामयाबी से खुश नहीं हो, क्योंकि बस तुमने ही मुझे बधाई नहीं दी और मेरी तारीफ नहीं करी। क्या तुम्हें मेरे शॉर्ट बॉडी रियल में जाने से कोई प्रॉब्लम है? वो लू यांग को वीव से मारता है। उसके बाद लीचू हॉर्स कार्ड में बैठ जाता है। लू यांग को उस पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो उसका कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि किंग होंग का बेटा था। लू यांग उसे शॉर्ट बॉडी रियल में पर पहुंचने के लिए बधाई देता है। लीचू कहता है कि मार खाने के बाद तुम्हारी अगले ठिकाने आई है, अब मुझे जल्दी से ड्रैगन वैली ले चलो, क्योंकि अब मैं शॉर्ट बॉडी रियल में का मार्शल आर्टिस्ट हूँ, इसीलिए मैं दूसरे मार्शल आर्टिस्ट के साथ प्रैक्टिस करूंगा। लू यांग हॉर्स कार्ड को चलाकर
ड्रैगन वैली ले जाता है। वहाँ एक नौकर लू यांग से कहता है कि अब तुम्हारी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल होने वाली है क्योंकि लीचू शॉर्ट बॉडी रियल में पहुंच गया है, वो तुम्हें ज्यादा परेशान करेगा। दूसरा नौकर कहता है कि शॉर्ट बॉडी रियल में बॉडी की ताकत बहुत बढ़ जाती है। अब लीचू की पावर शॉर्ट माइंड रियल से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर उसने अपनी पूरी ताकत से तुम्हें मारा तो एक दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। उसकी बातें सुनकर लू यांग सोचता है कि इन जैसे नॉर्मल लोग मेरे जैसे टैलेंटेड जीनियस का दिमाग नहीं पढ़ सकते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि हम अपनी किस्मत के बारे में नहीं सोचते हैं। इन लोगों को सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाना आता है क्योंकि इन्हें मेरी असलियत नहीं पता है। लेकिन अगर इन्हें मेरे बारे में पता चल गया तो ये मेरे सामने खड़े भी नहीं रह पाएंगे। लीचू अपनी बहन के पास जाता है, उसका नाम फेंग लीजू था। वो उसे बताता है कि मैंने शॉर्ट बॉडी रियल्म में महारत हासिल कर ली है। लीचू कहती है कि यह बहुत अच्छी बात है, तुमने हमारे पिता का नाम रोशन कर दिया। लीचू फेंग ली जियान से कहता है कि अब मैं भी शॉर्ट बॉडी रियल में पहुंच गया हूँ, तो तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो जैसे मैं कोई कमजोर हूँ। ली जियान कहती है कि तुम फेंग फैमिली के सेकंड यंग मास्टर हो, मैं तुम्हें कमजोर कैसे समझ सकती हूँ। इसके अलावा तुम 17 साल की उम्र में शॉर्ट बॉडी रियल में पहुंच गए, ये काफी अच्छी बात है। लेकिन लीचू को लग रहा था कि वो उसे ताना मार रही है। वो कहता है कि तुमने मुझसे सिर्फ 1 महीने पहले शॉर्ट बॉडी रियल में महारत हासिल की है, तो इतना घमंड करने की जरूरत नहीं है। ली जियान कहती है कि क्या तुम भूल गए कि मैं तुमसे 1 साल छोटी हूँ, इस हिसाब से मैंने तुमसे 1 साल और 1 महीने पहले शॉर्ट बॉडी रियल में महारत हासिल कर ली। लीचू कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्शल आर्टिस्ट के लिए उनकी उम्र नहीं उनकी ताकत मायने रखती है, और अगर तुम्हें इतना ही अपनी पावर पर भरोसा है तो मुझसे फाइट करके देख लो। ली जियान फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। लीचू लीचू से कहती है कि ली जियान कमजोर नहीं है, इसीलिए संभल कर रहना। लीचू कहता है कि मेरे डैड ने खुद मुझे स्वॉर्ड आर्ट सिखाया है, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे हरा दूंगा। दोनों फाइट के लिए अरीना में आ जाते हैं। लीचू अपनी शॉर्ट फोर्स से ली जियान पर अटैक करता है, वो उसके सारे अटैक से बच जाती है। इससे गुस्सा होकर लीचू डबल शॉर्ट स्किल से उस पर अटैक करता है, लेकिन ली जियान उस अटैक को भी आसानी से रोक देती है। दोनों फाइट करने लगते हैं। लीचू सोचता है कि आखिरकार ये क्या है, ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। ली जियान तेजी से उस पर अटैक करती है, जिससे लीचू के हाथ से स्वॉर्ड छूट जाती है। ली जियान अपनी स्वॉर्ड उस पर पॉइंट कर देती है। वो कहती है कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, इसीलिए पहले ट्रेनिंग करो और उसके बाद मुझसे फाइट करने आना। इससे लीचू को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी स्वॉर्ड लेकर लू यांग को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन ली जियान उसके सामने आ जाती है। वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। लीचू कहता है कि मैं मानता हूँ कि इस वक्त मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन मैं लू यांग को आसानी से हरा सकता हूँ, इसीलिए मैं अपना गुस्सा उस पर निकालने जा रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे बधाई नहीं दी थी। अब मैं उसे शॉर्ट बॉडी रियल्म की असली पावर दिखाऊंगा। वैसे भी वो मेरा नौकर है और मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, उसकी जिंदगी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ली जियान को बहुत गुस्सा आता है। वो लीजू से कहती है कि तुम अपने भाई को रोक क्यों नहीं रही हो, वो उसे जान से मार देगा। लीजू कहती है कि लू यांग मेरे थर्ड ब्रदर का नौकर है, वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है, मैं उसे नहीं रोक सकती। वो लीचू से कहती है कि तुम जो चाहे वो लू यांग के साथ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ उसे जान से मत मारना वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं। लीचू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे जान से नहीं मारूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं उसे अपंग बना दूंगा। लीचू उसे मारने के लिए जाने लगता है तो ली जियान लू यांग को वहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन वहाँ से नहीं जाता। वो सोचता है कि मैं अपनी इस ताकत के साथ फेंग फैमिली का सामना नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से भाग भी गया तो ये लोग मुझे ढूंढकर बहुत मारेंगे। वैसे भी मैं पहले से शॉर्ट बॉडी रियल्म में हूँ, मैं इस बेवकूफ के कुछ हमलों को सहन कर लेता हूँ, इसके अटैक से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लीचू लू यांग को लात मारकर दूर गिरा देता है। यह देखकर दूसरे नौकर हंसने लगते हैं। लीचू ली जियान से कहता है कि ध्यान से इसकी तरफ देखो, तुमने मुझे कमजोर समझा, अब मैं इसे मारकर इस बात का बदला लूंगा। वो अपनी स्वॉर्ड एक्टिवेट करके लू यांग पर अटैक करता है, लेकिन वो लेटे लेटे ही उसके सारे अटैक से बच जाता है। इससे लीचू को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम मेरे अटैक से बचने की कोशिश कर रहे हो, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो फिर से उस पर अटैक करता है, मगर वो इस बार भी उसके अटैक से बच जाता है। लीचू कहता है कि मुझे आज पता चला है कि तुम्हारी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब तुम किसी को बताए बिना सीक्रेटली मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करते हो। क्या तुम हमारे साथ गद्दारी करने की कोशिश कर रहे हो या मुझे मारने
के लिए ये सब सीख रहे हो। लू यांग इसका कोई जवाब नहीं देता। लीचू कहता है कि तुम एक नौकर हो जिसका कोई बाप नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम फेंग फैमिली से बदला ले सकते हो? ये सुनकर लू यांग को बहुत गुस्सा आता है। उसे अपने बचपन की याद आती है जिसमें सब लोग उसे परेशान कर रहे थे और उसे पीट रहे थे। ये सब याद करके लू यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो लीचू से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि जब हम सबसे कमजोर जानवर को मारने के लिए उसे घेर लेते हैं तो वो भी अपनी जान बचाने के लिए हमारे ऊपर अटैक करेगा। लेकिन मैं कोई कमजोर जानवर नहीं हूँ, इसीलिए जबान संभाल कर बात करो। लीचू कहता है कि हमने एक कुत्ते की तरह तुम्हें अपने साथ हमारे घर में रखा, क्या अब तुम हमें ही काटना चाहते हो? तुम कोई कमजोर जानवर नहीं बल्कि एक बिना बाप की औलाद हो। ये कहते हुए वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। ये देखकर ली जियान को बहुत गुस्सा आता है। वो लीचू को रोकने के लिए जाने लगती है लेकिन लीचू उसे रोक लेती है। लीचू कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, मुझे दिखाओ कि इतने वक्त में तुमने कैसे मार्शल आर्ट्स सीखे हैं। लीचू डबल और स्वॉर्ड स्किल से उस पर अटैक करने लगता है लेकिन लू यांग तेजी से आकर उससे स्वॉर्ड छीन लेता है। वो उसके गले पर स्वॉर्ड लगा देता है। इससे लीचू बहुत डर जाता है। यह देखकर नौकर भी चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि अचानक से लू यांग इतना पावरफुल कैसे हो गया। लीचू लू यांग से कहती है कि शांत हो जाओ, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं और सबसे पहले तुम उसके गले से स्वॉर्ड हटाओ। लू यांग कहता है कि एक कदम भी आगे मत बढ़ाना वरना मैं इसे मार डालूंगा। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। तुम्हारे डैड फेंग फैमिली के लीडर हैं। अगर मैंने इसे छोड़ भी दिया तो भी वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वैसे भी वो बहुत वक्त से मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और आज ये सब होने के बाद तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। लीजू कहती है कि मेरे ऊपर भरोसा करो, अगर तुमने मेरे थर्ड ब्रदर को छोड़ दिया तो मेरे डैड तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। लीचू भी कहता है कि मेरे डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अगर मैं उन्हें मना कर दूं तो तुम्हें नहीं मारेंगे, बस तुम मुझे जिंदा छोड़ दो। लू यांग कहता है कि ये सब बकवास करना बंद करो। अगर खुद किंग होंग भी मुझे प्रॉमिस करे कि वो मुझे नहीं मारेगा फिर भी मैं उसकी बात पर यकीन नहीं करूंगा। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया। मुझे लगता था कि आगे जाकर हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं लेकिन तुमने हमेशा मुझे परेशान किया, हमेशा मेरे साथ एक नौकर की तरह बर्ताव किया और बिना वजह से मुझे मारा। मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। लीचू कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी के भी साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा, इसीलिए आज मुझे माफ कर दो और मुझे जिंदा छोड़ दो। लू यांग कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। इतने सालों तक तुमने मुझे परेशान किया और मेरी बेइज्जती की लेकिन आज ये सब खत्म करने का वक्त आ गया है। वो लात मारकर उसे दूर गिरा देता है। इससे लीजू को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी स्वॉर्ड एक्टिवेट कर लेती है और फॉलिंग लीव से लू यांग पर अटैक करती है मगर वो भी फॉलिंग लीव स्किल की मदद से उसके अटैक को रोक देता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि फॉलिंग लीव्स शॉर्ट बॉडी रियल्म में मिड लेवल का मुंह था। ली जो डबल वेव स्वॉर्ड से उस पर अटैक करती है लेकिन इस बार भी लू यांग अपने कोइलिंग ड्रैगन मुंह से उसके अटैक को फेल कर देता है। इससे लीजू को बहुत गुस्सा आता है। वो दूसरे स्टूडेंट से लू यांग पर अटैक करवाती है लेकिन लू यांग वहाँ से भाग जाता है। वो स्टूडेंट भी उसके पीछे जाते हैं। लीजू लीचू को चेक करती है। वो कहती है कि इसका कल्टिवेशन बिगड़ गया है और उसके डेंटियन में भी चोट लग गई है, हमें इसे जल्दी यहाँ से ले जाना होगा। स्टूडेंट लीचू को हॉर्स कार्ड में बिठाकर वहाँ से ले जाते हैं। लीजियान सोचती है कि मुझे इन सब के बारे में जल्दी से मेरे डैड को बताना होगा। वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर हम फेंग फैमिली के मिशन का सीन देखते हैं। लीचू की हालत देखकर किंग होंग को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने छोटे भाई किंग यू से कहता है कि एक टीम बनाकर लू यांग को ढूंढने के लिए जाओ, मुझे वो जिंदा चाहिए। मैं खुद किंगलांग पैलेस में जाऊंगा और ग्रैंड मास्टर से लीचू को ठीक करने के लिए कहूंगा ताकि वो फिर से उसका कल्टिवेशन ठीक कर सके। किंग यू कुछ लोगों के साथ हॉर्स कार्ड लेकर वहाँ से जंगल में जाता है। वो सब जंगल में हर तरफ लू यांग को ढूंढने लगते हैं। अगले दिन किंग होंग फेंग मिशन में आता है। वो एक सैनिक से पूछता है कि क्या उन्हें लू यांग के बारे में कुछ पता चला। वो बताता है कि थर्ड मास्टर किंग यू वापस आ गए हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें लू यांग के बारे में कुछ पता चला है। इससे गुस्सा होकर किंग होंग मिशन में चला जाता है। कुछ वक्त बाद किंग यू उसके पास आता है। वो बताता है कि हमने यू लांग को पूरे जंगल में ढूंढा पर हमें वो कहीं नहीं मिला। किंग होंग कहता है कि मैंने तुम्हें इतना आसान काम दिया था मगर तुम उसे भी पूरा नहीं कर पाए, ये बहुत ही शर्म की बात
बात है। किंग यू कहता है कि लू यांग बहुत चालाक है। हम ड्रैगन वैली के पीछे वाले जंगल में गए, तब 9 लोग उसका पीछा कर रहे थे। वो सभी शॉर्ट बॉडी रियल में पर थे, लेकिन लू यांग ने उन सबको घायल कर दिया। उसके बाद वहाँ से गायब हो गया। हमने उसके पैरों के निशान का पीछा किया, फिर हमें पता चला कि वो अपनी जान बचाने के लिए डेविल मिस्ट फॉरेस्ट में भाग गया। कुछ वक्त पहले लू यांग के नाना फेंग सी युआन कुछ लोगों के साथ मेडिसिन ढूंढने के लिए डेविल मिस्ट फॉरेस्ट में गए, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। इसीलिए हम में से कोई भी उस फॉरेस्ट में नहीं गया, मगर मैंने फॉरेस्ट के बाहर गार्ड्स लगा दिए हैं। अगर लू यांग बाहर आया तो उसे पकड़ लेंगे। किंग होंग कहता है कि डेविल मिस्ट फॉरेस्ट सच में काफी अजीब जगह है। अच्छा हुआ कि तुम उस फॉरेस्ट के अंदर नहीं गए। लू यांग सच में बहुत चालाक है। किंग यू कहता है कि वो जानबूझकर उस फॉरेस्ट में गया है क्योंकि वो जानता था कि हम फॉरेस्ट के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन शायद उसे पता नहीं है कि डेविल मिस्ट फॉरेस्ट से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। कुछ साल पहले फेंग सी हाई और उसके साथी फॉरेस्ट के अंदर गए थे, मगर वो भी वापस नहीं आए। मुझे पूरा भरोसा है कि लू यांग भी वहाँ से बाहर नहीं आ सकेगा और मारा जाएगा। किंग होंग कहता है कि मुझे पहले उसे मार देना चाहिए था। लीजू ने मुझे बताया कि लू यांग ने शॉर्ट बॉडी रियल्म के मूव्स का यूज किया था। किंग यू कहता है कि शायद कोई उसे सीक्रेटली मार्शल आर्ट सिखा रहा है, जिस वजह से वो इतनी कम उम्र में शॉर्ट बॉडी रियल में पहुंच गया। मुझे पूरा भरोसा है कि लू यांग के सेकंड अंकल फेंग किंग लियू ने उसे ये सब सिखाया होगा। ये सुनकर किंग होंग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैंने किंग लियू को एल्डर सर्किल से बाहर निकाल दिया था। इसी का बदला लेने के लिए उसने लू यांग को मार्शल आर्ट सिखाए होंगे। अगर उसे मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाता तो आज मेरे बेटे की हालत नहीं होती। मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। किंग यू कहता है कि भले ही किंग लियू ने एल्डर सर्किल छोड़ दिया है, मगर फेंग सी युआन की वजह से वो अभी भी फेंग फैमिली से कनेक्टेड है। लेकिन अब हमें उसे पकड़ने का मौका मिल गया है। इस बात का फायदा उठाकर हम उसे मार सकते हैं। किंग होंग कहता है कि तुम सही कह रहे हो। मैं बहुत सालों से पेट्रियार्क रहा हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग किंग लियू को लीडर मानते हैं। हमें इस मौके का फायदा उठाकर उसे खत्म कर देना चाहिए। चलो आज ही हम उसे खत्म कर देते हैं। किंग होंग और किंग यू को सैनिकों को लेकर किंग लियू के घर जाता है। किंग लियू पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। किंग होंग पूछता है कि क्या तुमने ही लू यांग को सीक्रेटली मार्शल आर्ट सिखाए थे, लेकिन किंग लियू इसका कोई जवाब नहीं देता। किंग होंग कहता है कि तुमने लू यांग को मार्शल आर्ट सिखाए और उसने मेरे बेटे को बहुत पीटा, जिस वजह से वो बुरी तरह घायल हो गया और उसका कल्टिवेशन भी बर्बाद हो गया। ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ। अब तुम्हें ही इसका जवाब देना होगा। किंग लियू कहता है कि मेरी बेटी ली जियान ने मुझे इसके बारे में बताया। अगर तुम्हारा बेटा उसके साथ ऐसा गलत बर्ताव नहीं करता तो लू यांग उसे कभी नहीं पीटता। इसमें मेरी नहीं, सिर्फ तुम्हारे बेटे की गलती है। इस बात से गुस्सा होकर किंग होंग अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है तो किंग लियू भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, लेकिन किंग होंग एक अटैक करके किंग लियू को दूर गिरा देता है। वो कहता है कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते हो, इसलिए ज्यादा होशियार मत बनो। किंग लियू कुछ नहीं कर पाता और सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। फिर हम सीमिंग को देखते हैं। वो फेंग मेंशन के बाहर आ जाता है। एक सैनिक उससे कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। सीमिंग कहता है कि मैं फेंग किंग शी को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम उसे जानते हो। सैनिक कहता है वो तो बहुत सालों पहले मर चुकी है, आखिरकार तुम कौन हो और उसे क्यों ढूंढ रहे हो। ये सुनकर सीमिंग चौंक जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम उसके बेटे को जानते हो। अगर तुम उसे जानते हो तो मुझे उसके पास ले चलो, क्योंकि मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। सैनिक कहता है कि तुम्हें आने में बहुत देर हो गई, क्योंकि किंगशी के बेटे लू यांग ने फेंग फैमिली के लीडर के बेटे को बहुत पीटा है, जिस वजह से उसका कल्टिवेशन बर्बाद हो गया। इससे गुस्सा होकर पूरी मेंग फैमिली उसे ढूंढ रही है। वो अपने आप को बचाने के लिए डेविल मिस्ट फॉरेस्ट में भाग गया। यह सुनकर सीमिंग को गुस्सा आता है। वो अपनी पावर एक्टिवेट करके पूछता है कि फॉरेस्ट किस तरफ है और लू यांग के बारे में किसे पता है। उसे देखकर सैनिक घबरा जाता है। वो कहता है कि हमारे थर्ड मास्टर किंग यू अपने सैनिकों के साथ लू यांग का पीछा कर रहे थे, उन्हें इसके बारे में सब पता है। सीमिंग कहता है कि मुझे उसे बात करनी है, इसीलिए मुझे उसके पास ले चलो। तभी किंग यू और उसके सैनिक किंग लियू को पकड़कर मेंशन के बाहर आते हैं। वो सैनिक भागकर वहां आता है। वो बताता है कि एक मास्टर स्वॉर्डमैन आपसे मिलने के लिए आ रहा है। सीमिंग वहां आ जाता है। वो कहता है कि मैं किंग
किंगशी के बेटे को ढूंढ रहा हूँ और सैनिक ने मुझे बताया कि तुम जानते हो कि वो कहाँ है, इसीलिए मुझे लू यांग के पास ले चलो। ये बातें सुनकर किंग लियो पूछता है कि क्या लू यांग के डैड ने तुम्हें भेजा है? मैं लू यांग का सेकंड अंकल और किंगशी का भाई हूँ। सीमिंग कहता है कि मुझे पता नहीं था कि आप किंगशी के भाई हैं, इसीलिए मुझे माफ कर देना, लेकिन इन लोगों ने आपको क्यों पकड़ रखा है? किंग लियो बताता है कि किंग होंग का बेटा लू यांग को परेशान कर रहा था, जिससे गुस्सा होकर लू यांग ने उसका कल्टिवेशन बर्बाद कर दिया। इसीलिए किंग होंग ने मुझ पर ये इल्जाम लगाया कि मैंने सीक्रेटली लू यांग को मार्शल आर्ट सिखाए हैं। ये लोग उसे नहीं पकड़ पाए, जिस वजह से मुझे परेशान कर रहे हैं। किंग होंग वहाँ आता है। सीमिंग उसे कहता है कि तुम किंग लियो को छोड़ दो या किंग यू को मेरे साथ भेजो ताकि मैं लू यांग को ढूंढ सकूं। किंग होंग कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन और मैं तुम्हारी ये सब बातें क्यों मानूं? सीमिंग अपनी पावर एक्टिवेट करता है। उसे देखकर किंग होंग चौंक जाता है। वो सोचता है कि ये तो मास्टर स्वॉर्ड मैन है। मुझे लग ही रहा था कि आदमी नॉर्मल नहीं है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इसने स्वॉर्ड पैलेस रियल्म में महारत हासिल कर ली है। हम सब मिलकर भी इसे नहीं हरा पाएंगे। अच्छा इसी में होगा कि मैं इसकी बात मान लूं। सीमिंग किंग लियो को कुछ मेडिसिन देता है ताकि उसके घाव जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद सीमिंग किंग यू के साथ डेविल मिस्ट फॉरेस्ट के पास पहुंच जाता है। किंग यू बताता है कि फॉरेस्ट तुम्हारे सामने है। लू यांग यहीं से अंदर गया था। ये फॉरेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ 100 डीमंस होते हैं और हमेशा पूरे फॉरेस्ट में मिस्ट यानी धुंध रहती है, जिस वजह से सब लोग अपना रास्ता भटक जाते हैं। इसीलिए मैं भी इस जगह से आगे कभी नहीं गया हूँ। सीमिंग फॉरेस्ट के अंदर जाने लगता है। किंग यू कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? सीमिंग कहता है कि तुम सब इसे डेविल मिस्ट फॉरेस्ट कहते हो, लेकिन इसका असली नाम ब्लडी वेस्टलैंड है। यह बहुत बड़ी जगह है जिससे नॉर्थ डोमेन, सेंट्रल डोमेन और ईस्ट डोमेन आपस में जुड़ते हैं। 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड में से एक ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड को सबसे पहले इसी ब्लडी वेस्टलैंड में देखा गया था। इसे ब्लड गोल्ड एस्टर यानी पूर्वज लेकर आया था। उसके बाद ब्लड गोल्ड एस्टर एक ब्लेड मास्टर बन गया और उसे इमोर्टिलिटी मिल गई। भले ब्लडी वेस्टलैंड एक खतरनाक और रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है, लेकिन वो खतरा सिर्फ इसके सेंटर में होता है। ये सब बातें बताने के बाद सीमिंग किंग यू को वहाँ से भेज देता है। फिर हम लू यांग को ब्लड वेस्टलैंड में देखते हैं। वो घबराते हुए फॉरेस्ट में आगे बढ़ रहा था। कुछ वक्त चलने के बाद वो एक पेड़ के नीचे सो जाता है, लेकिन तभी एक डीमन लायन वहाँ जाता है। उसे देखकर लू यांग घबरा जाता है और अपनी स्वॉर्ड लेकर उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, मगर अचानक वो डीमन लायन वहाँ से भाग जाता है। इससे लू यांग बहुत हैरान होता है। वो अपने आसपास देखता है कहीं कोई बड़ा डीमन तो यहाँ नहीं आ गया, लेकिन वहाँ कोई दूसरा डीमन नहीं था। तो लू यांग आगे बढ़ जाता है। वो सोचता है कि ये सारे बिस्ट इविल स्पिरिट्स के इशारों पर नाचते हैं, लेकिन ये इतने अजीब तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं और आखिरकार ये मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं? क्या उन्हें मुझसे डर लग रहा है? लेकिन मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिससे ये बिस्ट मुझसे डर कर भाग सके। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है? फिर हम सीमिंग को देखते हैं। बहुत सारे डीमन बिस्ट ने उसे घेर लिया था, तो उन डीमन बिस्ट से फाइट कर रहा था। वो सोचता है कि यहाँ जरूर कुछ गलत है। किंग यू ने मुझे बताया था कि लू यांग सिर्फ स्वॉर्ड बॉडी रियल्म के मिड लेवल्स पर है, लेकिन इस जगह के सारे फिंड्स यानी डीमंस स्वॉर्ड पैलेस लेवल पर है। मैं फॉरेस्ट में जितना आगे जा रहा हूँ, ये फिंड्स उतने ही स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। अभी तक मुझे यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे पता चले कि लू यांग मर चुका है। इसका मतलब वो अभी भी जिंदा हो सकता है, मगर ऐसा हो कैसे सकता है? तभी एक फिंड सीमिंग पर अटैक कर देता है, मगर उसके अटैक से बच जाता है। वो सोचता है कि अगर मैं इन फिंड्स से फाइट करूंगा तो इन्हें मारने में मुझे बहुत वक्त लग जाएगा। इससे अच्छा मैं लू यांग को ढूंढूं। सीमिंग एक पेड़ पर चला जाता है और अपनी स्वॉर्ड को रखकर लू यांग को ढूंढने लगता है। फिर हम लू यांग को देखते हैं। वो कहता है कि क्या मैं डीमन मिस्ट फॉरेस्ट में इतनी आसानी से बाहर आ गया हूँ, पर यह जगह इतनी अजीब क्यों लग रही है? तभी उसे एक स्वॉर्ड मास्टर दिखाई देता है। वो हवा में उड़कर जा रहा था। लू यांग कहता है कि यह स्वॉर्ड मास्टर हवा में उड़ रहा है, इसका मतलब वो स्वॉर्ड किंग रियल्म में है। लेकिन स्वॉर्ड किंग्स बहुत महान होते हैं, आखिरकार वो यहाँ क्या कर रहे हैं? लू यांग हिल पर जाकर देखता है। उसे वहाँ एक लड़का दिखाई देता है। वो वहाँ बैठकर कल्टिवेशन कर रहा था। उसका नाम ली जुए था और उसके पास ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड थी। ली जुए लू यांग को देख लेता है। वो कहता है कि यह तो स्वॉर्ड बॉडी रियल्म में है, पर यह ब्लडी वेस्टलैंड में क्या कर रहा है? वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ अंदर कैसे आ गए? लू यांग उसे अपना
अपना नाम बताता है। वो कहता है कि कुछ लोग मुझे मारने के लिए मेरा पीछा कर रहे थे, उनसे बचने के लिए मैं डीमन मिस्ट फॉरेस्ट में आ गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे किस तरफ जाना होगा? ली जुए कहता है कि तुम पहले ही ब्लडी वेस्टलैंड में आ गए हो, तुम जितने आगे बढ़ोगे उतना ज्यादा इसके सेंटर कोर के करीब पहुंचते जाओगे, यहाँ तक कि एक ब्लेड मास्टर भी इस ब्लडी वेस्टलैंड को पार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं काफी हैरान हूँ कि तुम बिना किसी परेशानी के यहाँ तक आ गए। लू यांग सोचता है कि जिस तरह से ये बात कर रहा है उससे ऐसा लगता है कि जैसे ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जिसे मेरे जैसा शॉर्ट बॉडी रियल्म वाला पार नहीं कर सकता है। लू यांग ली जुए से कहता है कि मैं इस जगह से बाहर निकलना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँ? ली जुए कहता है कि अगर तुम बिना किसी परेशानी के यहाँ तक आ गए हो इसका मतलब तुम जरूर एक स्पेशल इंसान होंगे। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे ब्लड का टेस्ट कैसा होगा, क्या उसका टेस्ट भी ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड के टेस्ट की तरह होगा? यह सुनकर लू यांग घबरा जाता है। उसे ली जुए के पास ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड दिखाई देती है। वो सोचता है कि यह तो 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड में से एक स्वॉर्ड है। ली जुए अपनी पावर से लू यांग को पकड़ लेता है। वो उसे मारने के लिए अपने पास लाने लगता है, लेकिन तभी एक स्वॉर्ड मास्टर अपने मैजिक हैंड से ली जुए पर अटैक कर देता है, मगर ली जुए उस अटैक से बच जाता है। लेकिन उस अटैक की वजह से लू यांग ली जुए के मैजिक से छूट जाता है। वो स्वॉर्ड मास्टर आता है, उसका नाम जियांशु शुआंग था। उसके पास भी लेजेंडरी क्रिस्टल लाइट स्वॉर्ड थी। उसे देखकर लू यांग सोचता है कि यह मास्टर भी हवा में उड़ सकता है, इसका मतलब ये भी उसकी तरह पावरफुल होगा। शायद ये उसकी तरह मुझे मारने नहीं मेरी मदद करने के लिए यहाँ आया है, लेकिन क्या ये ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड वाले को हरा पाएगा? ली जुए जियान वो शुआंग से कहता है कि ब्लडी वेस्टलैंड में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। जियान वो शुआंग कहता है कि तुम्हें मारना ही मेरा मिशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस जगह पर छुप रहे हो। मैं हर जगह तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हें मारकर अपना मिशन पूरा करूंगा, जिससे इस दुनिया में शांति हो जाएगी और सब लोग खुश हो जाएंगे। ली जुए कहता है कि तुम्हें तो अपने असली मिशन के बारे में भी नहीं पता है, ये कितनी शर्म की बात है। जियान वू शुआंग कहता है कि 100 डोमेन की रक्षा करना मेरा मिशन है, इसके लिए मुझे तुम जैसे ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड के वंशज को खत्म करना होगा। जियान वू शुआंग अपनी पावर एक्टिवेट करके लू यांग को दूर गिरा देता है। वो ली जुए पर अटैक करता है, मगर वो आसानी से उसके अटैक को रोक देता है। इसी तरह दोनों फाइट करने लगते हैं। उन्हें देखकर लू यांग कहता है कि जियान लू शुआंग मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसने मुझे हील से नीचे फेंक दिया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मैं उन दोनों की स्वॉर्ड स्किल की वजह से घायल हो सकता था, क्योंकि उन दोनों की स्किल्स बहुत पावरफुल है। अच्छा होगा कि मैं उनसे दूर चला जाऊं। लू यांग उनसे दूर भाग जाता है। जियांग वू शुआंग उस पर अटैक करता है, लेकिन ली जुए एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को फेल कर देता है। वो अपनी जायंट ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके उस पर अटैक करता है। जियांग वू शुआंग भी अपनी जायंट क्रिस्टल लाइट स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके अटैक करता है, जिस वजह से वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की एनर्जी की वजह से लू यांग दूर जाकर गिरता है। ली जुए और जियान वू शुआंग दोनों अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड एक्टिवेट करके फाइट करने लगते हैं, जिससे वहाँ बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और जमीन हिलने लगती है। उन दोनों को फाइट करता देख लू यांग चौंक जाता है। वो सोचता है कि यह सिर्फ स्वॉर्ड किंग के लेवल की बैटल है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दो गॉड्स फाइट कर रहे हो। ली जुए जियान वू शुआंग पर अटैक करता है, पर वो शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोक देता है। जियान वू शुआंग भी उस पर अटैक करता है। ली जुए एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है, मगर कैसे न कैसे वो उस अटैक को रोक लेता है। ली जुए कहता है कि तुम्हारा मिशन मेरे स्वॉर्ड आर्ट को बढ़ाना है, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। अभी मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक दिन मेरी ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड तुम्हारा ब्लड जरूर पिएगी। ये कहते हुए ली जुए वहाँ से भाग जाता है। इससे जियान वू शुआंग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम कायर हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो वापस आकर मुझसे मुकाबला करो। ये कहते हुए वो भी ली जुए के पीछे चला जाता है। उन्हें देखकर लू यांग कहता है कि जिन लोगों से मैं आज तक मिला हूँ उनमें से वो दोनों सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड में से उनके सामने मैं एक चींटी भी नहीं हूँ, लेकिन अगर आगे जाकर मैं स्वॉर्ड किंग बन गया तो मैं उसका मीने ली जुए को सबक सिखाऊंगा। तभी सीमिंग वहाँ जाता है। उसे देखकर लू यांग अपनी स्वॉर्ड लेकर अलर्ट हो जाता है। वो पूछता है कि तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? सीमिंग कहता है कि तुम ब्लड
ब्लडी वेस्टलैंड में बहुत अंदर आ गए हो और ये जगह बहुत खतरनाक है। हमें पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें सब बातें बता दूंगा। ये बात सुनकर लुयांग अपनी स्वॉर्ड नीचे कर लेता है। फिर अब हम सीमिंग और लुयांग को देखते हैं, वो दोनों भागकर ब्लडी वेस्टलैंड के सेंटर से बाहर की तरफ जाते हैं। भागते भागते लुयांग काफी थक जाता है तो दोनों रुककर आराम करने लगते हैं। सीमिंग कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम्हें ब्लडी वेस्टलैंड में कुछ नहीं हुआ, वरना मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाती। लुयांग पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम मुझे कैसे जानते हो। सीमिंग कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए फेंग फैमिली में गया था और उन लोगों ने मुझे बताया कि तुम यहाँ हो, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए डेविल मिस्ट फॉरेस्ट में आ गया। मुझे भरोसा नहीं था कि तुम इतनी तेज दौड़ सकते हो। तुमने पूरा फॉरेस्ट पार किया और ब्लडी वेस्टलैंड के अंदर आ गए। सीमिंग उसे और जेट पेंडेंट दिखाता है जो उसे लुशेन ने दिया था। वो पूछता है कि क्या तुम्हें इस पेंडेंट के बारे में कुछ पता है। लुयांग उस पेंडेंट को लेकर अपने जेट पेंडेंट के साथ रखता है। वो दोनों पेंडेंट एक जैसे थे। उन्हें देखकर लुयांग चौंक जाता है। उसे अपने बचपन की याद आती है जिसमें किंग शी लुयांग को जेट पेंडेंट दे रही थी। वो कहती है कि एक दिन तुम्हारे डैड तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे पास जरूर आएंगे और इसकी मदद से वो तुम्हें पहचान लेंगे। इन सब बातों को याद करके लुयांग सोचता है कि क्या ये मेरे डैड है, लेकिन इसकी उम्र अभी काफी कम है, ये मेरे डैड नहीं हो सकते। सीमिंग कहता है कि मैं वेस्ट डोमेन की लव फैमिली का मेंबर हूँ, मेरा नाम लूसी मिंग है। तुम्हारे डैड हमारी लव फैमिली के पेट्रियार्क हैं, उनका नाम लू शेन टोंग है। उन्होंने मुझे ये जेट पेंडेंट देकर तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा था। मैं तुम्हें वापस उनके पास ले जाने के लिए आया हूँ। यह सुनकर लुयांग चौंक जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम उसी लव फैमिली की बात कर रहे हो जो वेस्ट डोमेन को रूल यानी राज करती है। सीमिंग कहता है कि मैं उसी फैमिली की बात कर रहा हूँ, वो वेस्ट डोमेन को रूल करती है और तुम्हारे डैड लुशेन से पहले ब्लेड मास्टर हैं जो 60 साल की उम्र से पहले ही स्वॉर्ड आर्ट रियल में पहुंच गए। उन्होंने हेंशान सिटी की फेंग फैमिली के पास मुझे भेजा ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम किंग शी को वापस उनके पास ले जा सकूं। लेकिन फेंग फैमिली के लोगों ने मुझे बताया कि बहुत वक्त पहले ही तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। यह सुनकर लुयांग को अपने बचपन की याद आती है जब वो अपनी मॉम के मेमोरियल देख रहा था, लेकिन किंग होंग ने किंग शी का मेमोरियल नीचे गिरा दिया था। लुयांग उसके मेमोरियल को लेकर रोने लगता है। इन सब बातों को याद करके लुयांग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि अगर मेरे डैड इतने ज्यादा पावरफुल हैं तो उन्होंने पहले तुम्हें यहाँ क्यों नहीं भेजा, उन्होंने मेरी मॉम के मरने का इंतजार क्यों किया। सीमिंग कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि लुशेन की अपनी मजबूरियां रही होगी। उन्होंने मुझे बस तुम्हें घर वापस लाने के लिए यहाँ भेजा है। अब फेंग फैमिली में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। जब तुम अपने डैड की प्रोटेक्शन में रहोगे तो कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। लुयांग पूछता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ आने से मना कर दूं तो क्या तुम जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले जाओगे। सीमिंग कहता है कि तुम्हारे डैड वेस्ट डोमेन के रूलर हैं, तो तुम उनके पास अपने घर क्यों नहीं जाना चाहते। लुयांग कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं बस उनके पास नहीं जाना चाहता। मुझे पहले नहीं पता था कि मेरे डैड कौन है, तब मैं उनके बारे में और ज्यादा जानना चाहता था, लेकिन अब अचानक मैं उनके बारे में नहीं जानना चाहता। मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने सालों तक मुझे और मेरी मॉम को अकेला क्यों छोड़ा। सीमिंग कहता है कि मुझे इसके बारे में भी कुछ नहीं पता, तुम मेरे साथ चलो, फिर खुद उनसे सवाल पूछ लेना। लुयांग कुछ सोचने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वापस चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अभी यहाँ से कहीं नहीं जा सकता क्योंकि फेंग फैमिली में मुझे कुछ काम पूरा करना है। जब तक मेरा वो काम पूरा नहीं हो जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता हूँ। सीमिंग पूछता है कि मुझे बताओ तुम्हें क्या काम पूरा करना है, मैं तुम्हारे लिए वो काम पूरा करूँगा। लुयांग कहता है कि किंग होंग अभी फेंग फैमिली का पेट्रियार्क है, लेकिन ये पोजीशन मेरे ग्रैंडफादर की ब्लड लाइन की थी, इसीलिए मुझे किंग होंग को उस पोजीशन से हटाना है और उसे उसके असली हकदार को देना है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉम की मेमोरियल प्लेट फिर से फेंग फैमिली के एस्टर हॉल में रखी जाए। सीमिंग कहता है कि यह काम ज्यादा हार्ड नहीं है, मैं ये सब करने में तुम्हारी मदद करूंगा जिससे सब काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन लुयांग उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अपना काम खुद करूंगा। सीमिंग कहता है कि तुम अभी सिर्फ शॉर्ट बॉडी रियल्म में हो, तुम्हें यह सब करने में बहुत वक्त लग जाएगा और मुझे तो लगता है कि अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो तुम इस काम को पूरा भी नहीं कर पाओगे। लुयांग कहता है कि अगर
लू फैमिली वेस्ट डोमेन की रूलर है तो उनके पास एडवांस्ड मार्शल आर्ट्स स्किल जरूर होगी। अगर तुम मुझे वो स्किल सिखा दोगे तो मुझे अपना काम पूरा करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उनकी मदद से मैं जल्दी उन लोगों को सबक सिखा सकता हूँ। सीमिंग कहता है कि मार्शल आर्ट्स जितने ज्यादा एडवांस्ड होते हैं उन्हें कल्टीवेट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। तुम अभी सिर्फ शॉर्ट बॉडी रियल्म के मिड लेवल पर हो और तुम्हें लू फैमिली के मार्शल आर्ट सीखने में बहुत वक्त लग जाएगा। अगर तुम उन्हें सीख भी गए तो तुम्हें शॉर्ट बॉडी रियल्म से शॉर्ट सोल रियल्म में महारत हासिल करने में सालों लग जाएंगे। लू यांग कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, यदि मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे साथ घर नहीं आऊंगा। अगर तुम मुझे सिखाना नहीं चाहते हो तो मेरी एक छोटी सी मदद कर दो, मुझे इस ब्लडी वेस्टलैंड से बाहर निकाल दो और फेंग फैमिली से मेरी जान बचा लो। उसके बाद तुम अकेले घर जा सकते हो क्योंकि मैं फेंग फैमिली के मार्शल आर्ट से भी अपना काम पूरा कर सकता हूँ। इसमें थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा मगर मैं अपने काम को पूरा किए बिना हार नहीं मानूंगा। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं खुद वेस्ट डोमेन की लू फैमिली में आकर अपने डेट को ढूंढ लूंगा। सीमिंग सोचता है कि लू यांग के बिना मैं अकेला वापस नहीं जा सकता हूँ, मुझे इसकी मदद करनी होगी। वो लू यांग से कहता है कि तुम लू शेन के बेटे हो और तो और तुम्हारे अंदर लू फैमिली के मार्शल आर्ट्स को सीखने की काबिलियत भी होगी, इसलिए मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। मैं भी देखता हूँ कि तुम मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल कर सकते हो या नहीं, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए हम दोनों एक डील करते हैं। अगर तुम 1 महीने में मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल नहीं कर पाए तो तुम्हें बिना कुछ कहे सबसे पहले मेरे साथ लू फैमिली में चलना होगा और जब तुम पावरफुल बन जाओगे तो तुम वापस आकर अपना काम पूरा कर सकते हो। लू यांग इसे चैलेंज के रूप में देखता है और इसके लिए मान जाता है। दोनों डेविल मिस्ट फॉरेस्ट से बाहर की तरफ जाते हैं। सीमिंग कहता है कि डेविल मिस्ट फॉरेस्ट में बहुत सारी इविल स्पीड रहती है, तुम उन सब से बचकर ब्लडी वेस्टलैंड के सेंटर के पास कैसे पहुंच गए? लू यांग कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे फॉरेस्ट में बहुत सारी इविल स्पीड मिली लेकिन वो सब मुझे देखकर डर रहे थे और मुझसे दूर भाग रहे थे। ये सुनकर सीमिंग हैरान हो जाता है। वो कहता है कि नामुमकिन है, मैंने कभी नहीं सुना था कि इविल स्पिरिट्स को डराया भी जा सकता है, ये काफी अजीब बात है। तभी एक डीमन बेयर वहां जाता है। सीमिंग अपनी सोड निकालने लगता है लेकिन लू यांग को देखकर वो बेयर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। ये देखकर सीमिंग दंग रह जाता है। लू यांग कहता है कि ब्लड रेड लाइट में डूबी हुई उस जगह में मुझे 2 पावरफुल सोड किंग्स मिले, वो हवा में उड़ते हुए एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। सीमिंग बताता है कि सोड किंग्स ने अपनी उम्र को बढ़ाया है, वो दूसरे लोगों की तरह मॉर्टल नहीं होते और बहुत पावरफुल होते हैं। मैंने भी दूर से उन दोनों को लड़ते हुए देखा और उन्हीं की वजह से मैं तुम्हें ढूंढ पाया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वो सोड किंग्स कौन थे और फाइट करने के लिए ब्लडी वेस्टलैंड में क्यों आए थे। लू यांग बताता है कि उनमें से एक का नाम जियान वू शुआंग था और दूसरे का नाम ली जुए था। ये सुनकर सीमिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि जियान वू शुआंग लेजेंडरी सोड चाइल्ड है और ली जुए ब्लड सोड चाइल्ड है। वो सोड डोमेन की यंग जनरेशन के सबसे पावरफुल सोड मैन है। तुम किस्मत वाले हो जो उनकी फाइट देखने के बाद जिंदा बच गए, वरना उनकी फाइट से इतनी तबाही मस्ती है कि आसपास की सारी चीजें बर्बाद हो जाती है। लू यांग कहता है कि मैं नहीं जानता था कि वो दोनों इतने फेमस होंगे, एक दिन मैं भी उनकी तरह पावरफुल किंग बनूंगा। अगर जियान वू शुआंग ने टाइम पर आकर मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं ली जुए के हाथों मारा जाता। जब मैं पावरफुल बन जाऊंगा तो मैं ली जुए से इसका बदला जरूर लूंगा। सीमिंग कहता है कि ली जुए के पास लेजेंडरी सोड ब्लड गोल है, वो अभी जवान है पर सोड किंग्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग है। सब कहते हैं कि वो एक दिन ब्लेड मास्टर जरूर बनेगा। अगर वो कभी ब्लेड मास्टर नहीं भी बन पाया तो लेजेंडरी सोड गोड रियल्म में आसानी से पहुंच जाएगा, उससे बदला लेना इतना आसान नहीं होगा। लू यांग कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि मेरे डेड वेस्ट डोमेन की लू फैमिली के पेट्रियार्क है, उनके पास लेजेंडरी रेनबो सोड है। मैं लू फैमिली के सारे मार्शल आर्ट सीख लूंगा और रेनबो सोड से ली जुए को हरा दूंगा। सीमिंग पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? लू यांग बताता है कि दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग सोड सेट के लीडर हैं, उन्हें सोडलेस एल्डर कहा जाता है। सब लोगों का कहना है कि वो ऐसे लेवल पर पहुंच गए हैं कि वो बिना सोड के फाइट जीत सकते हैं,
इसीलिए सब लोग उन्हें स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं। सीमिंग कहता है कि तुम सही कह रहे हो लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड। जियान वुशुआंग स्वॉर्डलेस एल्डर का स्टूडेंट है। स्वॉर्ड सेक्ट और 4 ग्रेट ब्लेड मास्टर फैमिलीज में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन इस दुनिया में एक और इंसान है जो उन्हें टक्कर दे सकता है। वो ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड का पुराना मास्टर है। उसे ब्लड स्वॉर्ड एल्डर कहते हैं, ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड। लू जो है उनका स्टूडेंट है, लेकिन लू यांग ने कभी भी ब्लड स्वॉर्ड एल्डर के बारे में नहीं सुना था। वो उसके बारे में सोचने लगता है। सीमिंग को देखते हैं। वो लू यांग को बताता है कि कुछ वक्त पहले सेंट्रल डोमेन के स्वॉर्डमैन्स स्वॉर्ड सेक्ट की लीडिंग फैमिली में हुआ करते थे। वो बहुत पावरफुल होते थे और सब लोगों का मानना था कि वो भी 4 ग्रेट ब्लेड मास्टर फैमिलीज की तरह हैं। उनके क्लेन के ब्लेड मास्टर स्वॉर्ड सेक्ट के ग्रेट एल्डर हैं। उनका नाम जियान वू ही है। 20 साल से भी पहले ब्लड स्वॉर्ड एल्डर अचानक से आ गया। उसने जियान फैमिली को खत्म कर दिया और स्वॉर्ड सेक्ट के ग्रेट एल्डर को मार दिया। लेकिन उसके बाद स्वॉर्डलेस एल्डर आए और उन्होंने ब्लड स्वॉर्ड एल्डर के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। ब्लड स्वॉर्ड एल्डर ने भी जमकर स्वॉर्डलेस एल्डर का मुकाबला किया, मगर वो उन्हें हरा नहीं पाया और मौका देकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। इसी वजह से वो इतना फेमस भी हो गया। मगर कुछ वक्त बाद ब्लड स्वॉर्ड एल्डर कहीं गायब हो गया और कुछ सालों पहले उसका स्टूडेंट ली जुए लेजेंडरी ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड को लेकर सबके सामने आया। ली जुए इतना पावरफुल है कि वो लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड जियांग वुशुआंग को हरा सकता है, जिस वजह से फिर से वो फेमस हो गया। तुम हेनशान सिटी में रहते हो, पर तुमने कभी भी इन सब बातों को नहीं सुना। ये काफी अजीब बात है। लू यांग कहता है कि ब्लड स्वॉर्ड एल्डर इतना ज्यादा पावरफुल है तो उसके मार्शल आर्ट्स भी वेस्ट डोमेन की लो फैमिली की तरह पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होंगे। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं लो फैमिली के मार्शल आर्ट्स सीख गया और मैंने लेजेंडरी रेनबो स्वॉर्ड भी ले ली, तो भी मैं ली जुए से फाइट करके उसे नहीं हरा पाऊंगा? सीमिंग कहता है कि तुम सही समझ रहे हो। अगर तुम्हें फिर कभी ली जुए दिखाई दे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम उसे परेशान ना करो और उससे दूर रहो, क्योंकि उसके पास ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड है और ब्लड के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर तुमने उससे फाइट करने की गलती की तो तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे, इसीलिए ज्यादा जिद्दी मत बनो। इसके अलावा स्वॉर्ड डोमेन में हर तरफ बहुत सारे हीरोज हैं, लेकिन जियान वुशुआंग अकेला है जो ली जुए का मुकाबला कर सकता है। यहाँ तक कि दूसरे वाली चिल्ड्रन भी ली जुए से डरते हैं। इसके अलावा पुरानी जनरेशन के स्वॉर्ड किंग्स में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ली जुए का मुकाबला कर सकते हैं और बाकी लोगों को तो ली जुए आसानी से हरा सकता है। तुम्हारा फायदा इसी में है कि तुम उस पर ध्यान ना दो और अपने काम से काम रखो। लू यांग हेवनली चिल्ड्रन के बारे में पूछता है। सीमिंग बताता है कि स्वॉर्ड डोमेन के लैंड की टॉप फोर्सेस के बीच में एक रूल है, जो कोई 20 साल की उम्र से पहले स्वॉर्ड किंग बन जाते हैं उन्हें हेवनली चाइल्ड का टाइटल मिलता है। जियान वुशुआंग और ली जुए वो दोनों 20 साल की उम्र से पहले स्वॉर्ड किंग्स बन गए थे, इसीलिए उन दोनों को लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड और ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड नाम से बुलाया जाता है। लू यांग पूछता है कि क्या इनके अलावा भी कोई हेवनली चाइल्ड है? सीमिंग बताता है कि ईस्ट डोमेन की हुआ फैमिली में चोंग स्वॉर्ड चाइल्ड है, उसका नाम हुआ चोंग है। साउथ डोमेन की चू फैमिली में यान स्वॉर्ड चाइल्ड है, उसका नाम चू यान है। और वेस्ट डोमेन की लू फैमिली में तियान स्वॉर्ड चाइल्ड है, उसका नाम लू तियान है। लू तियान तुम्हारा सौतेला भाई है। वो सिर्फ 20 साल की उम्र से पहले स्वॉर्ड किंग ही नहीं बना, लेकिन उसे लेजेंडरी रेनबो स्वॉर्ड भी मिल सकती है। तुम रेनबो स्वॉर्ड की मदद से ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड से फाइट करना चाहते हो, मगर तुम्हें वो स्वॉर्ड नहीं मिल सकती। लू यांग कहता है कि मेरा सौतेला भाई है, इसका मतलब लू शेंग ने पहले से शादी कर ली थी और उसका एक बच्चा था, मगर फिर भी उसने मेरी मोम से शादी की। सीमिंग कहता है कि मैं तुम्हारी मोम के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन हमारे पेट्रियार्क कोई बुरे इंसान नहीं है। उनकी अपनी कुछ मजबूरी रही होगी जिस वजह से उन्होंने 2 शादियां की। अगर तुम्हें इन सब चीजों का जवाब चाहिए तो तुम्हें लू फैमिली में वापस जाने तक इंतजार करना होगा। लू यांग लू तियान की मोम के बारे में पूछता है। सीमिंग बताता है कि हमारी मालकिन साउथ डोमेन की चो फैमिली के पेट्रियार्क की बेटी है, शायद इसी वजह से पहले तुम्हारे डैड ने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो चो फैमिली को नाराज नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब वो एक ब्लेड मास्टर बन गए हैं, उन्हें अब चो फैमिली से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लू यांग कहता है कि भले ही उनकी कोई भी मजबूरी रही हो, लेकिन उन्होंने मुझे और मेरी मोम की फिक्र किए बिना हम दोनों को अकेला छोड़ दिया। मैं इसके लिए उन्हें माफ नहीं कर सकता। तुमने अभी मुझे 5 ग्रेट ब्लेड
ब्लेड्स मास्टर्स और हेवनली चिल्ड्रंस के बारे में बताया, लेकिन उसमें नॉर्थ की लोअर फैमिली का कोई मेंबर नहीं था। और ऐसा क्यों है? सीमिंग कहता है कि अभी तक लोअर फैमिली में से कोई भी ब्लेड मास्टर और हेवनली चाइल्ड नहीं बन पाया, लेकिन मैंने सुना है कि लोअर फैमिली की यंग प्रिंसेस ने सिर्फ 17 साल की उम्र में स्वॉर्ड पैलेस रियल्म में महारत हासिल कर ली। वो उस रियल्म में टॉप लेवल पर पहुंच गई है। उसका नाम लो शुहान है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो 20 साल की होने से पहले स्वॉर्डविल रियल्म को पार करके एक स्वॉर्ड किंग जरूर बन जाएगी। उसके बाद एक और हेवनली चाइल्ड हो जाएगा। युलांग सोचता है कि मुझे इन सब नामों को याद रखना होगा, क्योंकि एक दिन में इन सब को पीछे छोड़कर उनसे पावरफुल बन जाऊंगा। फिर पूरी रात चलने के बाद दोनों डेविल मिस्ट फॉरेस्ट से बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन दोनों एक जगह पर आ जाते हैं जहां आसपास ज्यादा लोग नहीं थे। सीमिंग बताता है कि हमारी लू फैमिली की लेजेंडरी रेनबो स्वॉर्ड का एलिमेंट मेटल है, इसीलिए हमारी फैमिली के मार्शल आर्ट्स में ज्यादातर मेटेलिक टेक्निक्स हैं, जिन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। उनका नाम स्वॉर्ड सूत्र, स्वॉर्ड टेक्निक और स्वॉर्ड बॉडी है। स्वॉर्ड सूत्र का मतलब स्वॉर्ड की एनर्जी को एजो करना होता है। यह खुद की स्वॉर्ड की एनर्जी को फोकस करने की स्किल है। स्वॉर्ड टेक्निक स्वॉर्ड की एनर्जी को बाहर निकालने की एक टेक्निक है। और स्वॉर्ड बॉडी एक फिजिकल टेक्निक है जो स्वॉर्ड की एनर्जी से बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसके अलावा लू फैमिली की सबसे पावरफुल टेक्निक व्हाइट टाइगर होली स्वॉर्ड सूत्र है, लेकिन व्हाइट टाइगर होली स्वॉर्ड सूत्र को सिर्फ लू फैमिली के कोर मेंबर्स ही कल्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं भी तुम्हें वो टेक्निक नहीं सिखा सकता। मैं तुम्हें बस गोल्डन टाइगर स्वॉर्ड किंग सूत्र सिखा सकता हूँ। लू यांग गोल्डन टाइगर स्वॉर्ड किंग सूत्र के बारे में पूछता है। सीमिंग बताता है कि गोल्डन टाइगर स्वॉर्ड किंग सूत्र को गोल्डन टाइगर स्वॉर्ड एनर्जी से कल्टिवेट किया जाता है। ये हमारी फैमिली की सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक नहीं है, मगर ये स्वॉर्ड डोमेन लैंड की फर्स्ट ग्रेड की टेक्निक्स में से एक है। ये स्वॉर्ड किंग लेवल की टेक्निक है जिससे हम स्वॉर्डविल रियल्म को कल्टिवेट कर सकते हैं। लो यांग पूछता है कि क्या मैं लो फैमिली में जाने के बाद व्हाइट टाइगर होली स्वॉर्ड सूत्र टेक्निक को सीख सकता हूँ? सीमिंग कहता है कि तुम पेट्रियार्क के बेटे हो, तुम इस टेक्निक को आसानी से सीख सकते हो, पर अभी मैं तुम्हें गोल्डन टाइगर स्वॉर्ड किंग सूत्र सिखाऊंगा। अगर 1 महीने में तुम ये टेक्निक सीखकर अपने कल्टिवेशन को स्वॉर्ड बॉडी रियल्म में पहुंचा लेते हो तो मैं तुम्हें स्वॉर्ड टेक्निक और स्वॉर्ड बॉडी स्किल सिखाऊंगा। उसके बाद तुम अपना पूरा काम कर सकते हो और हम दोनों वापस घर जा सकते हैं। यह कहकर सीमिंग सोचता है कि गोल्डन टाइगर स्वॉर्ड सूत्र को सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा टैलेंट की जरूरत होती है। मुझे नहीं लगता कि लू यांग 1 महीने में इस टेक्निक को सीख पाएगा। इसमें मेरा ही फायदा है, क्योंकि अगर वो 1 महीने में उस टेक्निक को नहीं सीख पाया तो मैं उसे जल्दी घर ले जाकर अपना मिशन पूरा कर सकता हूँ। लू यांग कहता है कि तो ठीक है, मैं सबसे पहले गोल्डन टाइगर स्वॉर्ड किंग सूत्र सीखूंगा और मैं देखना चाहता हूँ कि लू फैमिली के मार्शल आर्ट ज्यादा अच्छे हैं या फेंग फैमिली की कैंग फेंग स्किल ज्यादा अच्छी है। सीमिंग सोचता है कि अभी बच्चा है, इसीलिए हमारी ग्रेट लू फैमिली के मार्शल आर्ट्स को फेंग फैमिली के नॉर्मल कैंग फेंग स्किल्स से कंपेयर कर रहा है, लेकिन जल्द ही उसे सच का पता चल जाएगा। दोनों बैठकर कल्टिवेशन करने लगते हैं। सीमिंग रोज लू यांग को लू फैमिली के मार्शल आर्ट्स कल्टिवेट करवाने लग गया था। यह सब करते हुए उन्हें 15 दिन हो गए थे। सीमिंग कहता है कि अब मैं तुम्हें वो टेक्निक सिखाऊंगा जिसकी मदद से तुम स्वॉर्ड एनर्जी का यूज कर सकते हो और स्वॉर्ड बॉडी रियल्म की वजह से तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, जिससे तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। यही सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स है जो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ। इसका नाम फ्लाइंग रेनबो स्वॉर्ड स्किल और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी टेक्निक क्यूब राइट स्वॉर्ड बॉडी है। ये दोनों स्वॉर्ड किंग के लेवल की टेक्निक्स है। फ्लाइंग रेनबो स्वॉर्ड स्किल स्वॉर्ड की एनर्जी को फ्लाइंग रेनबो में बदल देती है। अगर एक स्वॉर्ड किंग इस टेक्निक को यूज करता है तो स्वॉर्ड रेनबो 10,000 मीटर पर उड़ सकता है। एक स्वॉर्ड बॉडी रियल्म वाले के लिए इस स्वॉर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुमने 1 महीने के अंदर गोल्डन टाइगर स्वॉर्ड किंग सूत्र में महारत हासिल कर ली है, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इस टेक्निक में भी महारत हासिल करने में कोई प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा क्यूब राइट स्वॉर्ड बॉडी का मतलब है कि हमें हमारी बॉडी की लिमिट्स को तोड़कर आगे बढ़ना है ताकि हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ सके। अगर स्वॉर्ड बॉडी
रियल्म के फाउंडेशन के साथ तुमने इस टेक्निक में महारत हासिल कर ली तो तुम्हारी बॉडी ब्रोंज की तरह स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और तुम अपनी स्वॉर्ड एनर्जी से अटैक को रोक सकते हो। यदि तुम गोल्डन टाइगर स्वॉर्ड किंग सूत्र की प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें 6 महीनों के अंदर स्वॉर्ड सोल रियल्म में पहुंचना होगा, लेकिन तुम फ्लाइंग रेनबो स्वॉर्ड स्किल और क्यूप्राइट स्वॉर्ड बॉडी को सीख सकते हो। तो मुझे नहीं लगता है कि स्वॉर्ड सोल रियल्म में पहुंचना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात है। ये सब बातें सुनकर लू यांग मोटिवेट हो जाता है और दोनों स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने लगते हैं। फिर अब हम लू यांग को देखते हैं, वो अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करना सीख गया था और काफी पावरफुल बन गया था। वो कहता है कि अब मैं फेंग फैमिली की प्रॉब्लम को सुलझा सकता हूँ। दूसरी तरफ हम कैंगफेंग पैलेस के ग्रेट मास्टर लिन दाओपिंग को देखते हैं। वो एक डॉक्टर थे और लीचू को देखने के लिए किंग होंग ने उन्हें फेंग मेंशन में बुलाया था। वो लीचू को चेक करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इसे चेक कर लिया है और तुम्हारे बेटे के घाव कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे, बस उसे इसी तरह आराम करने की जरूरत है और वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। किंग होंग कहता है कि आप सच में जिंगजो सिटी के सबसे अच्छे हीलिंग मास्टर हैं और आपकी मेडिकल स्किल्स बहुत खास है। लीचू भी मास्टर लिन को थैंक्स कहता है। मास्टर लिन कहते हैं कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज था और ये सब करके मुझे बहुत अच्छा लगा। किंग होंग का बड़ा बेटा वहाँ आता है, उसका नाम फेंग ली युआन था। वो कहता है कि आपके लिए लीचू को ठीक करना बहुत आसान काम है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी है, इसीलिए फेंग फैमिली आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलेगी। इससे मास्टर लिन खुश होते हैं। किंग होंग मास्टर लिन को खाना खिलाने के लिए लेकर जाता है। कुछ वक्त बाद लू यांग सीमिंग के साथ फेंग फैमिली के मेंशन के बाहर आता है। उसे देखकर एक सैनिक सोचता है कि यह स्वॉर्ड मास्टर सच में लू यांग को डेविल मिस्ट फॉरेस्ट से ढूंढ कर ले आया, लेकिन वो फॉरेस्ट बहुत खतरनाक जगह है। ये दोनों वहाँ से जिंदा बचकर वापस कैसे आ गए? वो सैनिक चिल्लाते हुए किंग होंग के पास जाता है। उसकी आवाज सुनकर किंग होंग को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि आज उसकी फैमिली में मास्टर लिन आए थे और सैनिक इस तरह चिल्लाकर उसकी बेइज्जती कर रहा था। इससे गुस्सा होकर किंग होंग कहता है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो तुम बेवकूफों की तरह चिल्ला रहे हो? उसे गुस्से में देखकर सैनिक अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि वो स्वॉर्ड मास्टर फिर से आ गया और उसके साथ लू यांग भी आया है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। किंग यू कहता है कि डेविल मिस्ट फॉरेस्ट मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो स्वॉर्ड मास्टर लू यांग को वहाँ से वापस लेकर आ गया? इस बात से लीचू बहुत डर जाता है। ली युआन उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मास्टर लिन हमारे साथ है। उनके होते हुए कोई भी हमें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। भले ही उसके साथ एक स्वॉर्ड मास्टर है, मगर उसे भी जिंगजो सिटी के कैंगफेंग पैलेस के सामने अपना सर झुकाना होगा। ली युआन मास्टर लिन से कहता है कि अभी मेरे मास्टर यहाँ नहीं है और हम थोड़ी मुसीबत में है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? मास्टर लिन कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मेरे यहाँ होते हुए कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। किंग होंग कहता है कि आपने मेरे बेटे को ठीक किया और अब मुसीबत में हमारी मदद कर रहे हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। वो सब लू यांग और सीमिंग से मिलने के लिए बाहर आते हैं। सीमिंग उन सबको देखता है। वो सोचता है कि सिर्फ ये बूढ़ा आदमी ही स्वॉर्ड पैलेस रियल्म के एंटी लेवल्स पर है, इसके अलावा बाकी कमजोर है, मगर ये बूढ़ा भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। मास्टर लिन भी सीमिंग को देखते हैं। वो सोचते हैं कि यह काफी अजीब बात है, मुझे इसका कल्टिवेशन लेवल महसूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि यह मुझसे एडवांस्ड रियल्म पर है। किंग होंग लू यांग से कहता है कि तुमने मेरे बेटे का कल्टिवेशन बर्बाद कर दिया और फिर भी तुमने यहाँ वापस आने की हिम्मत की, पर अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लीचू कहता है कि तुम हमारे नौकर हो, यहाँ तक कि एक कुत्ता भी अपने मालिक को नहीं काटता, मगर तुमने हमें ही धोखा दे दिया, इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ली युआन सोचता है कि मुझे लू यांग और उस स्वॉर्ड मास्टर की पावर के बारे में कुछ नहीं पता। भले ही मास्टर लिन हमारी मदद कर रहे हैं, मगर वो हमारे लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालेंगे। अगर हमने कोई बेवकूफी की तो हम सब मारे जाएंगे, इसीलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम इस मामले को शांति से सुलझा लें। सी युआन लू यांग से कहता है कि लीचू ने तुम्हें परेशान किया, जिसका बदला लेने के लिए तुमने उसका कल्टिवेशन बर्बाद कर दिया और तुम दोनों का हिसाब बराबर हो गया, इसीलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ, फाइट करने में किसी का फायदा नहीं है। लू यांग कहता है कि फेंग फैमिली ने कभी भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, मगर तुम लोगों ने मेरे साथ गलत बर्ताव किया। इसके अलावा तुम लोगों ने फेंग फैमिली के पेट्रियार्क की पोजीशन भी छीन ली। मैं बस चाहता हूँ कि तुम पेट्रियार्क की पोजीशन मेरे अंकल को वापस कर दो, इसके बाद हमारे बीच की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इससे किंग
किंग होंग को बहुत गुस्सा आता है। ली युआन कहता है कि तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि स्वॉर्ड मास्टर की मदद से तुम अपनी मनमानी कर सकते हो? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं किंग फेंग पैलेस का स्टूडेंट हूँ और हमारे पैलेस में इस जैसे बहुत सारे स्वॉर्ड मास्टर्स हैं। मास्टर लिन कहते हैं कि मैं किंग फेंग पैलेस में स्वॉर्ड और हीलिंग का डबल ग्रेड मास्टर हूँ। पूरी जिंगजो सिटी मेरे बारे में जानती है और तुम लोगों ने भी मेरे बारे में सुना ही होगा। इसीलिए लीचू को भूल जाओ और इस जगह को छोड़कर चले जाओ। सीमिंग कहता है कि मैं इस मामले में लू यांग की कोई मदद नहीं करूंगा। वो ये सब अपनी मर्जी से कर रहा है और उसे ये सब अकेले करना है, भले ही उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। पर मैं इनकी फाइट के बीच में नहीं आऊंगा। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, मगर उन्हें अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं होता। तो सीमिंग लू यांग को छोड़कर साइड में खड़ा हो जाता है। ली युआन लू यांग से कहता है कि तुम्हें ऐसी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें एक मौका मिला था और उसी वक्त तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए था, मगर तुमने घमंडी बनकर बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी और तुम अपनी जान गंवाने के लिए यहाँ वापस आ गए। लू यांग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे फाइट करके देख लो, इसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि हम दोनों में से कौन ज्यादा बेवकूफ है। यह कहते ही वो अपनी फाइट एक्टिवेट करता है। उसे देखकर किंग होंग और उसकी फैमिली चौंक जाती है क्योंकि लू यांग स्वॉर्ड रियल में पहुंच गया था। ली युआन कहता है कि भले ही तुम स्वॉर्ड रियल में पहुंच गए हो, मगर फिर भी तुम मेरे डेड का मुकाबला नहीं कर पाओगे क्योंकि वो स्वॉर्ड रियल में के टॉप मास्टर में से एक है। इसके अलावा मैं भी स्वॉर्ड रियल में के प्रीमियर लेवल पर हूँ। तुम तो मुझे भी नहीं हरा पाओगे। किंग होंग ली युआन से कहता है कि तुम लू यांग की उम्र के हो, इसीलिए अच्छा रहेगा कि तुम उससे फाइट करके उसे खत्म कर दो, क्योंकि अगर मैंने उसे मारा तो सब लोगों को लगेगा कि मैं कमजोर लड़के को मार रहा हूँ। इसके अलावा मैं देखना चाहता हूँ कि इतने सालों में तुमने किंग फेंग पैलेस में क्या सीखा है। ली युआन कहता है क्या फिक्र मत कीजिए, डेड में उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और इस मामले को यही खत्म कर दूंगा। वो लू यांग के सामने चला जाता है। ली युआन अपनी शॉट को एक्टिवेट करके उस पर अटैक करता है, लेकिन लू यांग सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उसकी शॉट को पकड़ लेता है। यह देखकर ली युआन बहुत हैरान होता है। लू यांग कहता है कि तुम्हारी शॉट बहुत कमजोर है, तुम इसकी मदद से मुझे हराने के बारे में सोच रहे थे। यह बहुत शर्म की बात है। ये सब छोड़ो, अब तुम मेरी शॉट पकड़ने की कोशिश करो। वो अपनी शॉट को एक्टिवेट करके उस पर अटैक करता है। ली युआन उससे बचने के लिए अपने आसपास एक शील्ड बनाता है, लेकिन लू यांग की शॉट शील्ड को तोड़कर उसकी चेस्ट के बीच से निकल जाती है, जिस वजह से ली युआन का कल्टिवेशन बर्बाद हो जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर अब हम किंग होंग को देखते हैं। ली युआन की हालत देखकर वो घबरा जाता है। वो तेजी से उसके पास जाता है। वो उसकी पल्स चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ली युआन का कल्टिवेशन बर्बाद हो चुका है। इससे किंग होंग को बहुत गुस्सा आता है। वो लू यांग से कहता है कि तुमने मेरे दोनों बेटों का कल्टिवेशन बर्बाद कर दिया। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा ताकि इसके बाद कोई भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना करे। लू यांग कहता है कि यह सब उसके किए की सजा है और अब तुम्हें सजा देने का वक्त आ गया है। वो अपनी स्वॉर्ड एक्टिवेट करके उस पर अटैक करता है। किंग होंग भी अपनी स्वॉर्ड एक्टिवेट करके उस पर अटैक करता है, मगर दोनों के अटैक की पावर बराबर होती है। यह देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और सीमिंग खुश होता है क्योंकि उसने लू यांग को यह सब सिखाया था। इससे किंग होंग भी काफी हैरान होता है। वो सोचता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। ये अभी सिर्फ स्वॉर्ड रियल के एंटी लेवल्स पर है, मगर फिर भी मुझे इसकी पावर स्वॉर्ड रियल के टॉप मास्टर जितनी महसूस हो रही है। दोनों अपनी शॉट को मैनिपुलेट करके फाइट करने लगते हैं, लेकिन इससे किंग होंग को बहुत तकलीफ होने लगती है। वो डबल वेव शॉट स्किल से उस पर अटैक करता है। लू यांग फ्लाइंग रेनबो शॉट स्किल से उसके अटैक को फेल कर देता है। यह देखकर मास्टर लिन चौंक जाते हैं। वो लू यांग के नाम के बारे में सोचते हैं, जिससे उन्हें समझ में आ जाता है कि लू यांग लू फैमिली का मेंबर है। किंग होंग किंग लेंग ट्रिपल शॉट की स्किल से उस पर अटैक करता है, लेकिन लू यांग अपनी शॉट की मदद से उस अटैक को भी रोक लेता है। इससे घबराकर किंग होंग मास्टर किन को अपनी मदद के लिए बुलाता है, लेकिन वो मदद करने के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि जब तक ये स्वॉर्ड मास्टर फाइट के बीच में नहीं आता है
मैं भी तुम्हारी फाइट के बीच में नहीं आऊंगा, यही सही रहेगा, वरना सब लोगों को लगेगा कि मैं बुरा इंसान हूँ जो एक बच्चे को हराने के लिए ये सब कर रहा हूँ। इसीलिए तुम्हें खुद ही अपनी फैमिली मैटर को सुलझाना होगा, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इतने में ली युआन को होश आ जाता है। वो मास्टर इन से कहता है कि आपने तो हमारी फेंग फैमिली की मदद करने का वादा किया था, अब आप इस तरह पीछे नहीं हट सकते। वो कहते हैं कि जब तक दूसरा स्वॉर्ड मास्टर इस फाइट से दूर रहेगा मैं भी कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे हमारे कैंग फेंग पैलेस की इज्जत बचानी है, वरना सब लोग कहेंगे कि कैंग फेंग पैलेस के मास्टर कितने मतलबी हैं जो अपने फायदे के लिए एक कमजोर से फाइट कर रहे हैं। इसीलिए मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लो यांग अपनी सोर्ड से किंग होंग पर अटैक करता है। वो अपनी सोर्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। तभी किंग यू लो यांग पर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक से बच जाता है। वो अपनी सोर्ड उसकी चेस्ट में घुसा देता है जिस वजह से किंग यू भी बेहोश हो जाता है। लो यांग अपनी सोर्ड स्किल से किंग होंग पर अटैक करता है जिससे वो घायल हो जाता है और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। लो यांग लीचू की तरफ बढ़ता है, उसे देखकर वो बहुत डर जाता है और नीचे गिर जाता है। वो कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा नौकर बनने के लिए भी तैयार हूँ, बस तुम मुझे जिंदा छोड़ दो। लो यांग कहता है कि तुमने हमेशा मेरे साथ एक नौकर की तरह बर्ताव किया और अब तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, पर ऐसा नहीं हो सकता। आज के बाद से हम दोनों की सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। वो अपनी सोर्ड एक्टिवेट करके लीचू को जान से मार देता है। इतने में लीचू वहां जाती है। लीचू को देखकर वो बहुत दुखी होती है और उसके पास बैठकर रोने लगती है। किंग लियो भी वहां जाता है। लो यांग उसे कहता है कि आज से आप फेंग फैमिली के पेट्रियार्क है, इसीलिए मेरी मॉम के डेथ मेमोरियल का ख्याल रखना। किंग लियो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मॉम के मेमोरियल को फेंग फैमिली के एस्टर हॉल में रख दूंगा, पर अब तुम क्या करने वाले हो? लो यांग कहता है कि आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं एक काम खत्म करके जल्दी वापस आ जाऊंगा, उसके बाद मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। कुछ वक्त बाद किंग लियो अपनी बहन फेंग किंग शी का डेथ मेमोरियल फेंग फैमिली के एस्टर हॉल में रख देता है। लो यांग आखिरी बार अपनी मॉम की कब्र के पास जाता है। वो कहता है कि मॉम अभी मैं वेस्ट डोमेन की लू फैमिली में जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं अपने एंसेस्टर से मिलूंगा और उसके बाद लू शेंग टोंग से असलियत पूछूंगा कि उसने आपको और मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया, इसके लिए मुझे आशीर्वाद देना। किंग लियो कहता है कि जर्नी बहुत हार्ड और लंबी होने वाली है, इसीलिए किंग शी तुम्हें अपने बेटे लू यांग की रक्षा करनी होगी ताकि ये सुरक्षित वेस्ट डोमेन में पहुंच सके। किंग लियो लू यांग से कहता है कि वेस्ट डोमेन में जाने के बाद तुम हार्ड ट्रेनिंग करना, क्योंकि मैं भी शॉर्ट डोमेन की यंग जनरेशन में तुम्हारा नाम सुनना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरे लिए एक हेवनली चाइल्ड बनना होगा। उसके बाद दोनों फेंग मेंशन जाते हैं। लू यांग और सी मिंग वेस्ट डोमेन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लू यांग को जाता देख ली जियान इमोशनल होकर रोने लगती है। वह कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, इसीलिए जल्दी से हेवनली चाइल्ड बनकर मुझसे मिलने के लिए आना। लू यांग कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं सी मिंग के साथ सेफ रहूंगा और जल्द ही हेवनली चाइल्ड बन जाऊंगा। लू यांग और सी मिंग हॉर्स पर बैठकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ा आगे जाकर लू यांग पूछता है कि क्या 10 लेजेंडरी सोर्ड्स की पावर बराबर होती है। सी मिंग बताता है कि लेजेंडरी सोर्ड की एबिलिटी अलग अलग होती है और उन्हें कंपेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए सोर्ड्स के बीच में कोई रैंक नहीं है, लेकिन कुछ सोर्ड नॉर्मल होती है और कुछ सोर्ड स्पेशल होती है। कुछ लेजेंडरी सोर्ड हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन कुछ सोर्ड इतनी ज्यादा खास होती है कि हम हमारी पूरी जिंदगी में भी उन्हें नहीं देख सकते। इसीलिए मार्शल आर्ट्स के लिए 10 लेजेंडरी सोर्ड्स अलग अलग होती है। लेजेंडरी सोर्ड्स जितनी ज्यादा रेयर होती है वो उतनी ज्यादा मिस्टीरियस होती है और उन्हें यूज करना भी मुश्किल होता है। लो यांग कहता है कि 10 लेजेंडरी सोर्ड में से मैंने सिर्फ 8 सोर्ड्स के बारे में सुना है। सीमिंग कहता है कि हमारी लू फैमिली के पास लेजेंडरी रेनबो सोर्ड है, उसका एलिमेंट मेटल है। साउथ डोमेन की चू फैमिली के पास स्टार फ्लेम सोर्ड है, उसका एलिमेंट फायर है। नॉर्थ डोमेन की लो फैमिली के पास आइस फ्रोस्ट सोर्ड है, उसका एलिमेंट वाटर है। ईस्ट डोमेन की फैमिली के पास माउंटेन सरप्रेसर है, उसका एलिमेंट अर्थ है। सेंट्रल डोमेन के सोर्ड सेट के पास साइलेंट थंडर, विंड चेसर और क्रिस्टल लाइट सोर्स है, उसका एलिमेंट थंडर, विंड और लाइट है। ये सातों सोर्ड मोस्ट पावरफुल फैमिलीज के पास है। इनके अलावा ब्लड गोल्ड सोर्ड भी बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि ब्लड गोल्ड एस्टर ने इस सोर्ड का यूज लोगों को मारने के लिए किया था, जिस वजह से
ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड को इविल समझा गया। लू यांग बाकी बची दो लेजेंडरी स्वॉर्ड के बारे में पूछता है। वो लू यांग को बाकी बची दो लेजेंडरी स्वॉर्ड्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि पहली स्वॉर्ड का नाम ताओ शेन है, उसका एलिमेंट वुड है। दूसरी लेजेंडरी स्वॉर्ड का नाम डार्क किरिन है और उसका एलिमेंट डार्कनेस है। ये दोनों स्वॉर्ड्स बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है क्योंकि इन दोनों को बहुत प्राचीन काल में देखा गया था, यहाँ तक कि ब्लड गोल्ड से भी पहले देखा गया था। उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा, जिस वजह से बहुत कम लोगों को उन स्वॉर्ड्स के बारे में पता है। लू यांग उन दोनों स्वॉर्ड में डिफरेंस पूछता है। सीमिंग कहता है कि ये चीजें सिर्फ प्राचीन बुक्स में बताई गई है। ताओ शेन सोल फील्ड्स को खत्म कर सकती है। डार्क किरिन डार्कनेस फील्ड में रहती है, मगर अभी तक किसी को भी उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। लू यांग कहता है कि मैंने ह्यूमन फील्ड्स और बीस्ट फील्ड्स के बारे में सुना था, लेकिन मुझे सोल फील्ड्स के बारे में कुछ नहीं पता। सीमिंग बताता है कि फील्ड्स का मतलब इविल स्पिरिट होती है। जब एक मार्शल आर्टिस्ट मरने से शॉर्ट सोल रियल में पहुंच जाता है, तब उसकी शॉर्ट सोल एनर्जी पीछे छूट जाती है। इस स्ट्रॉन्ग पावर की वजह से वो मारे जाते हैं और एक सोल फिंड में बदल जाते हैं। चाहे वो कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर धीरे धीरे करके उनकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो फिजिकल कंट्रोल खो देते हैं। उसके बाद सोल इविल स्पिरिट के साथ मर्ज हो जाती है। इसी तरह एक नेचुरल फिंड पैदा होता है, वरना कुछ लोग फिंड्स भी बनाते हैं। ह्यूमन फिंड्स और बीस्ट फिंड्स बहुत खतरनाक होते हैं, पर उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन सोल फिंड्स को खत्म करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। भले ही हमारे पास बहुत सारे वेपन्स है, पर हम फिर भी सोल फिंड्स का मुकाबला नहीं कर सकते। लू यांग पूछता है कि अगर सोल फिंड्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उनसे किस तरह फाइट की जा सकती है और उन्हें कैसे खत्म किया जा सकता है। सीमिंग बताता है कि उनका एलिमेंट डार्कनेस है, तो तुम अल्टीमेट अपोजिट एनर्जी से अटैक करके उन्हें खत्म कर सकते हो, जैसे अल्टीमेट लाइटनिंग और अल्टीमेट फायर। इसके अलावा अल्टीमेट वाइटल एनर्जी से भी उन्हें खत्म किया जा सकता है, लेकिन सोल फिंड्स को नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हारे पास कम से कम एक स्वॉर्ड किंग की वाइटल एनर्जी होनी चाहिए। इन चीजों को छोड़कर किसी भी दूसरे अटैक से उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लू यांग पूछता है कि अगर तुम्हारे सामने कोई सोल फिंड आ जाए तो तुम क्या करोगे और क्या तुम उसे हराओगे। सीमिंग कहता है कि यहाँ इतने ज्यादा सोल फिंड्स नहीं है, क्योंकि नेचुरल तरीके से बने हुए सोल फिंड्स बहुत कम होते हैं और दूसरे सोल फिंड्स को सिर्फ किसी खास मिशन के लिए बनाया जाता है, पर सोल फिंड्स को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा सोल डोमेन की सभी ग्रेट फैमिलीज ने सोल फिंड्स को बनाने पर बैन लगा दिया है और फिंड्स बनाना एक रेस्ट्रिक्टेड आर्ट है, जिस वजह से बहुत कम मार्शल आर्टिस्ट है जिनका सामना सोल फिंड्स से हुआ हो। इसीलिए तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बातें करने के बाद दोनों हॉर्स की स्पीड बढ़ाकर तेजी से आगे बढ़ते हैं। रात को दोनों माउंट ब्लैक सिटी में पहुंचते हैं। सीमिंग बताता है कि यह सिटी वेस्टर्न यूजो किंगडम की आखिरी सिटी है। यहाँ से हम 2 घंटे में ब्लैक माउंट रीच पहुंच सकते हैं। वो वेस्ट डोमेन और नॉर्थ डोमेन को जोड़ने वाली एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है। हमें उस माउंटेन को पार करने में आधा दिन लग जाएगा, इसीलिए आज रात हम माउंट ब्लैक सिटी में आराम करेंगे और कल सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। दोनों एक होटल में जाकर खाना खाने लगते हैं। सीमिंग कहता है कि कल रात हम इस माउंटेन को पार करके साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे और अगले 5 से 6 दिनों में वेस्ट डोमेन की जुआंटियन सिटी में पहुंच जाएंगे, जहां हमारी लू फैमिली रहती है। यह सुनकर लू यांग किसी सोच में पड़ जाता है। सीमिंग कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम अभी तक लू फैमिली के मेंशन में नहीं गए हो, इसीलिए इतना घबरा रहे हो, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें लू फैमिली के बारे में बताता हूँ। लू फैमिली वेस्ट डोमेन पर राज करती है और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है कि जिसकी वजह से हमारी फैमिली में हजारों मेंबर्स है। इसमें शॉर्ट किंग की भी बहुत सारी ब्रांचेस है। कुछ ब्रांचेस इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वहाँ बहुत सारे शॉर्ट किंग्स हैं। लू यांग कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बात सुनकर मुझे समझ में आ गया है कि जिंगजोउ का कैंग फेंग पैलेस लू फैमिली के सामने कुछ भी नहीं है। मैं ये सब चीजें अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी इतनी पावरफुल मार्शल आर्ट्स फैमिली के बारे में नहीं सुना। ये बातें करते हुए दोनों खाना खाने लगते हैं। अगली सुबह दोनों अपने हॉर्स पर बैठकर माउंट ब्लैक सिटी से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ वक्त चलने के बाद दोनों ब्लैक विंड रोड पर पहुंच जाते हैं। सीमिंग बताता है कि वहाँ ज्यादातर घाटियां हैं और माउंट ब्लैक रिज 100 मीटर ऊंचा है। अब वेस्ट डोमेन के बॉर्डर पर पहुंचने में हमें सिर्फ 6 घंटे लगेंगे। लू यांग कहता है कि यहाँ ऊंचे माउंटेन्स और घना जंगल है। इसका मतलब माउंट
ब्लैक रिज पर लुटेरे भी होंगे। ये सुनकर सीमिंग हंसने लगता है। वो कहता है कि माउंट ब्लैक रिज पर जिंगांग नाम के लुटेरे रहते हैं। वो ज्यादातर व्यापारियों को पकड़कर उन्हें लूटते हैं और जो लोग यहाँ से जाते हैं उनसे टोल लेते हैं। मगर जिगांग लुटेरे सिर्फ स्वॉर्ड पैलेस लेवल पर होते हैं और उनका लीडर स्वॉर्ड पैलेस रियल्म में मिड लेवल पर है। जब मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वेस्ट डोमेन से आ रहा था तो उन बेवकूफ लुटेरों ने मुझे लूटने की कोशिश की, मगर मैंने बहुत सारे लुटेरों को मार दिया। इससे गुस्सा होकर उनके लीडर ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया तो मैंने उसका भी एक हाथ काट दिया। वो सब अपनी जान बचाने के लिए ब्लैक विंड रिज की तरफ भाग गए। अब मुझे नहीं पता कि वो माउंट ब्लैक रिज पर है या नहीं, वैसे भी हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। यही बातें करते हुए दोनों आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाते हुए लुयांग को हवा की डरावनी आवाजें आने लगती है तो सीमिंग बताता है कि हम अभी जहाँ चल रहे हैं वो ब्लैक माउंट रिज की सबसे गहरी जगह है, जिस वजह से हवा की आवाज डरावनी लग रही है, पर यहाँ कोई खतरा नहीं है। थोड़ा आगे चलने के बाद दोनों हॉर्स से उतर जाते हैं ताकि हॉर्स की भी एनर्जी बच सके। दोनों पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सीमिंग को कुछ अजीब चीज महसूस होती है। वो दोनों वहाँ रुक जाते हैं। तभी कुछ फिंड्स वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर लुयांग को लगता है कि ह्यूमन फिंड्स हैं। सीमिंग बताता है कि इस जगह पर इविल स्पिरिट नहीं आती है और यहाँ इतनी ज्यादा इविल स्पिरिट भी नहीं है जो डेड बॉडीज को अपने कंट्रोल में कर सके। ये सब कॉप्स पपेट्स यानी मरे हुए लोग जिन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। लुयांग पूछता है कि क्या कॉप्स पपेट्स ह्यूमन फिंड्स से अलग होते हैं। सीमिंग बताता है कि ह्यूमन फिंड्स इविल स्पिरिट होती है जो ह्यूमन बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, जबकि कॉप्स पपेट्स मार्शल आर्टिस्ट द्वारा बनाए जाते हैं। ह्यूमन फिंड्स और कॉप्स पपेट्स एक जैसे दिखाई देते हैं पर इन्हें बनाने का तरीका एकदम अलग होता है। कई बार ह्यूमन फिंड्स को कोई कंट्रोल नहीं करता है क्योंकि नेचुरल तरीके से पैदा होते हैं, लेकिन इन कॉप्स पपेट्स के पीछे जरूर कोई मास्टर माइंड है जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है। सीमिंग चिल्लाकर कहता है कि जिसने भी इन कॉप्स पपेट को बनाया है मैं उसे बताना चाहता हूँ कि हम वेस्ट डोमेन की लो फैमिली के मेंबर्स हैं, इसीलिए हमें यहाँ से जाने दो। तभी उन कॉप्स को कंट्रोल करने वाला फिंड अलायंस हंसने लगता है। फिंड्स और कॉप्स पपेट्स को बनाकर उन्हें कंट्रोल करने वाले को अलायंस कहा जाता है। वो कहीं छिपकर उन पपेट्स को कंट्रोल कर रहा था। वो कहता है कि मैं इतने वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आखिरकार तुम आ ही गए। सीमिंग कहता है कि तुम कौन हो और हमें मारना क्यों चाहते हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है जो तुम हमारे सामने आकर बात कर सको? अलायंस कहता है कि अभी हमारे पास बहुत वक्त है, इसीलिए पहले तुम मेरे पपेट्स के साथ खेलो। अगर तुम जिंदा बच गए तो मैं तुमसे बात करने के बारे में सोचूंगा। कॉप्स पपेट्स उन दोनों पर अटैक करने के लिए आते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।